नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट में खत्म करते हैं। अनुच्छेद 1 हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से अनुच्छेद हमारे संविधान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में। बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 2 क्या होता है और अनुच्छेद 3 क्या होता है। तो अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण और नए राज्य संघ में किस प्रकार शामिल होंगे, उसके बारे में प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है कि राज्य किस प्रकार से शामिल होंगे भारतीय संघ में और नए राज्यों के निर्माण। और अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि जो राज्य निर्माण हो गए हैं उन राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, दो राज्यों से मिलाकर किस आधार से बन सकते हैं या दो राज्य क्षेत्र से काट कर किस आधार से बनाए जा सकते हैं। बस यही है, केवल आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में है। बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है उसी प्रकार से आप लोगों को कोशिश करूंगा पढ़ा सकूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान रखना बेटा, कभी भी एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल वे में नहीं, आप हो सके तो किताबें पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके बुक्स पढ़ें। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है, लेकिन कोशिश करना कि आप एम लक्ष्मीकांत किताब जरूर पढ़ें। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस किताब को जरूर से जरूर पढ़ें। जो भी बच्चा किताब एग्जाम निकालना चाहता है, पॉलिटी अच्छी करना चाहता है, मैं सारी किताबों के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और कहाँ से कौन कौन सी किताबों का काफी बेस मजबूत रहता है, मतलब किस एग्जाम से, मतलब वो काफी महत्वपूर्ण होती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अभी हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 2 क्या होता है, आर्टिकल 3 क्या होता है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को शक्ति दी गई है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सके। तो मैंने पहले बताया कि अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि किस प्रकार से संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। यहाँ पर केवल दो ही इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। एक तो है कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, और दूसरा क्या है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत कि भारत में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, तो केवल अनुच्छेद 2। अब इसमें दो चीजें हैं, ऐसे राज्यों का गठन किया जाता है, ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनका मतलब कि नए राज्य बना देना। नए राज्य बना देने का मतलब जैसे आंध्र प्रदेश का तेलंगाना बना देना, इस तरीके से बना देना। और दूसरा क्या है कि उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, मतलब जो पहले से अस्तित्व में है उन राज्यों को ही संघ में शामिल कर लेना। बस दो महत्वपूर्ण चीजें हैं अनुच्छेद 2 में। क्या याद रखना है कि केवल दो चीज पॉइंट याद रखना है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करना और नए राज्यों का निर्माण करना। बस खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलना है आर्टिकल 3 के बारे में। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संघ में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, मतलब कि जैसे कि राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, कि किस प्रकार से राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम देख चुके हैं, जैसे कि आप पहले उत्तरांचल था, उसके बाद क्या हुआ, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, पांडिचेरी का पुदुचेरी कर दिया गया। तो इसी आधार पर हम किस प्रकार से नाम बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत वगैरह रहा है, तो उसी प्रकार से नाम में परिवर्तन किस आधार पर होता है। तो एग्जाम में आ जाता है वो कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के नामों में परिवर्तन होता है। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन, जैसे मद्रास चेन्नई, ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन किस आधार पर होता है, अनुच्छेद 3। दूसरा ये किसी राज्य का उसके क्षेत्र से अलग करके। अब अनुच्छेद 3 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी राज्य का उसके क्षेत्र से अलग करके, जैसे आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बना दिया गया, उत्तर प्रदेश करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ ये, तो ये हुआ है आपका अनुच्छेद 3 के तहत। क्यों, क्योंकि इसमें प्रावधान दिया गया कि राज्य का से उसका क्षेत्र अलग करके या दो राज्यों को मिलाकर। अब दो राज्यों को मिलाकर अगर एक क्षेत्र बना दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं वो आपका अनुच्छेद 3 में आ जाता है। जब दो राज्यों से मिलाकर एक नया क्षेत्र बन जाए तो अनुच्छेद 3 में आ जाता है, और दो राज्यों के क्षेत्र से मिलाकर एक नया क्षेत्र बने वो भी अनुच्छेद 3 में आ जाता है। तो सिंपल भाषा में समझे कि अगर हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं तो उसके बदले कोई एक नया राज्य बनाते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 3 के। तीसरा कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकना, मतलब कि अगर सरकार चाहे, अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जैसे बिहार में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र और कर्नाटका का विवाद चलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका का विवाद चलता है किस क्षेत्र को लेकर, बेलगांव क्षेत्र को लेकर, कि वहां पर बेलगांव क्षेत्र को लेकर चलता है कि कर्नाटका कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन महाराष्ट्र कहता है यहाँ पर मराठी बसी है। तो इस क्षेत्र का जो निपटारा है संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत, कि वो कह सकते हैं कि चलो ठीक है, काम करते हैं, हम महाराष्ट्र को सौंप देते हैं या कर्नाटक को सौंप देते हैं, इसका निपटारा कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई निपटारा होता है तो अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है, क्योंकि संसद को ही ये शक्ति प्रदान की गई है कि उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ा सके। ठीक है, अगला एक पॉइंट कहता है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बहुत आसानी से कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। तो ध्यान रखना है हमें कि नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के नामों में परिवर्तन, नए राज्य बनाने का मतलब है कि दो राज्यों से मिलकर बनाना या किसी बड़े क्षेत्र को काट कर बना देना या दो राज्यों को मिलाकर बना देना या उसकी सीमा में परिवर्तन कर देना या राज्य क्षेत्र को बढ़ा देना। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र था। अच्छा, कुछ क्षेत्र जैसे आपका उड़ीसा है,
उड़ीसा और आंध्र के बीच में विवाद चलता है। तो भारत के अधिकतर जो राज्य हैं कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद में हमेशा रहते हैं। तो ऐसे विवादों का जो निपटारा राज्यों की सीमाओं परिवर्तन कर देना, राज्यों के नामों को बढ़ा देना, ये अनुच्छेद 3 के तहत ही आता है। लेकिन अनुच्छेद 3 की कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या है कि अगर आप किसी भी राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अध्यादेश लाना पड़ेगा। अब अध्यादेश लाना पड़ेगा तो अध्यादेश के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो वो शर्तें क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पीसीएस वगैरह में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शर्तें हैं। तो जब भी सरकार चाहे कि अगर आपको परिवर्तन करना है, क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है, उससे पहले आपको एक अध्यादेश लाना पड़ेगा। तो संसद जब अध्यादेश लाएगी तो अध्यादेश स्वतः ही नहीं ला सकती है, उसको पहले राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम अध्यादेश लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति उसकी मंजूरी देंगे। जब राष्ट्रपति उसकी मंजूरी देंगे तब ही संसद जाकर अध्यादेश ला सकती है। पहली शर्त तो ये कहती है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या कह रही है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल के को मत जाने के लिए भिजवा सकता है। तो राष्ट्रपति का काम क्या है कि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश को विधानमंडल के सामने रखता है, राष्ट्रपति रखता है कि आप अपना मत बताइए। लेकिन अगर विधानमंडल इसके अपोज में भी वोट करते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो उसका वोट मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस आधार पर अनुच्छेद 3 ये सारी चीजें कहता है। तो ध्यान रखना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नए राज्यों में परिवर्तन किस आधार पर हम कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को अलग कैसे कर सकते हैं, दो राज्यों को मिलाकर कैसे बना सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा कैसे सकते हैं और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट नोट है, इनको लिख लेना आप। दो शर्तें क्या है कि राष्ट्रपति अध्यादेश राज्यों में परिवर्तन को लेकर राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेना बहुत आवश्यक है अध्यादेश के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल के सामने भेजता है। अब जब भेजेगा तो क्या होगा, विधानमंडल उसके ऊपर मत करेगी। अब मत पॉजिटिव हो या नेगेटिव मैटर नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस मत को मानने के लिए बात नहीं है। तो ये था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 केवल कहता है कि राज्यों के गठन को लेकर कि नए राज्य गठन कर सकते हैं हम और नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कैसे किया जा सकता है। बस आर्टिकल 2 केवल 2 ही कहता है कि नए राज्यों का गठन और नए राज्यों को संघ में शामिल कैसे करना। बट आर्टिकल 3 काफी प्रमुख है, वो कह रहा है कि नाम में परिवर्तन, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन। तो इस आधार पर इसका नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 क्या है, अब हम बोलेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 2 क्या कह रहा था कि किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 3 ने क्या कहा कि किस प्रकार से नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करना, या दो राज्यों से काट कर बनाना या दो राज्यों को मिलाकर बनाना। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 2 और 3 पढ़ा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 में अगर आप संशोधन कर रहे हैं, मतलब या तो नामों परिवर्तन या नए राज्य को शामिल करने में परिवर्तन, नए राज्यों को शामिल करना चाहते हैं संघ में, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है। मतलब अनुच्छेद 368 कहता है संविधान संशोधन। तो अगर नए राज्यों को संघ में शामिल करना है तो आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 की अगर बात आती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। इसके द्वारा कार्यपालिका में बहुमत प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जाएगा। सामान्य प्रक्रिया ही। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार से हम राज्यों को शामिल कर सकते हैं। विधायक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं, संविधान संशोधन के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक्स वगैरह नोट्स में मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएंगे कि किस प्रकार से हम नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकते हैं, संविधान संशोधन द्वारा या सामान्य बहुमत प्रक्रिया द्वारा। तो क्या ऑप्शन है, सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, नए राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, इसको लेकर एक मामला भी आया था, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मामला है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था। इसका नाम है बेरुवाड़ी संघ। ये मामला था 1960 का। तो इसमें एक केस आया। केस में कहता है कि बंगाल पर जब बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व की बात की गई कि जब बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश न बनने से पहले बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने डिमांड करी कि क्यों ना बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व का मामला उठा। तो वहां पर क्या हुआ कि बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व का मामला उठा कि बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व होना चाहिए। तो इसको लेकर किस राष्ट्रपति के पास सदर भेजा गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा परिवर्तन करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों की देने की नहीं है। जय कारण अनुच्छेद 368 में देखा जा सकता है। तो उस समय संविधान संशोधन, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसला सुनाया कि संसद की शक्ति जो है वो राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है।
ये काम केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही हो सकता है। क्या किस प्रकार से कि भारत जो है अपने राज्यों को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता है, ये केवल अनुच्छेद 368 के द्वारा ही हो सकता है, ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन इसी फैसले को 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही पलटा और फिर उन्होंने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा समझौता का विवाद हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा, बेरुवाड़ी मामले के फैसले को पलटा था 1969 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच में अगर आप क्षेत्रों का क्या कर रहे हैं, सीमा निर्धारण करना चाहते हैं, विवाद को हल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें एक प्रावधान जरूर था, एग्जाम्स में काफी हो जाता है, भारतीय क्षेत्र को विदेशी को सौंपने शामिल नहीं है। अच्छा, भारतीय क्षेत्र मतलब विदेशी को नहीं दे सकते हो, एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं किस क्षेत्र को लेकर, अगर सीमा का निर्धारण कर रहे हो, मतलब कि जैसे भारत है, भारत ने क्या किया, भारत आया तो भारत ने क्या किया कि बंगाल क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया। तो अगर ये तो है कि हम सीमा क्षेत्र बना सकते हैं, इसके लिए हमें साधारण बहुमत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना क्षेत्र किसको देना चाहें, बांग्लादेश को देना चाहें, तो उसके लिए क्या हम साधारण बहुमत प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं? नहीं। तब इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब 100वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि भारत ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को दिए थे, जिसमें से भारत ने 111 अंतर क्षेत्र दिए थे और बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्र दिए थे। मतलब बंगाल के क्षेत्र में और बांग्लादेश के क्षेत्र काफी जटिल सीमा क्षेत्र है। वहां पर क्या है कि बांग्लादेश के बहुत सारे क्षेत्र बंगाल के अंदर इंटर थे और बहुत सारे भारत के क्षेत्र बांग्लादेश में। तो इस तरीके से वहां पर यात्रियों की आवाजाही, दूसरा घुसपैठ का कारण, तीसरा स्मगलिंग वगैरह, तो इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि 100वां संविधान संशोधन किया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दे दिए और बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दे दिए। तो ये बेरुबारी मामला बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि बंगाल पर पाकिस्तान के नेतृत्व की मांग उठी थी उस समय, तो राष्ट्रपति ने संदर्भ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बाकी हम लोग जान चुके हैं कि क्या कर सकते हैं कि सीमा क्षेत्र में समाधान कर सकते हैं हम, लेकिन भारतीय क्षेत्र अगर किसी को सौंपना है, मतलब भारत के जो क्षेत्र है किसी देश को सौंपना है, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, क्षेत्रों से लेकर क्षेत्रों से संबंधित बहुत कुछ सारे प्रावधान समझौते थे, जिसमें 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड, ये भी आपके क्षेत्र संबंधित था, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था। रेडक्लिफ अवार्ड कब आया था? तो 1947 में आया था। अच्छा, इसमें कुछ प्रावधानों को लेकर समझौते नहीं हो पाए थे, तो बग्गी अवार्ड था, उसके तहत इसको समाधान कर दिया गया था। एग्जाम में पूछा था नेहरू नून समझौता कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और भारत बांग्लादेश जो जटिल सीमा, जब पाकिस्तान खत्म हुआ, पूर्वी पाकिस्तान खत्म हुआ, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 1974 में भारत और जटिल समझौता किया, सीमा समझौता, और इसके हस्ताक्षर 2011 में हुए थे। और उसके बाद ही जाके 100वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भारत के क्षेत्रों को, कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में ले लिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम से बहुत ज्यादा आता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन हम कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं, तो हम किस आधार पर कर सकते हैं, संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, केवल किसी तहत माना जाएगा, ये केवल आपका सामान्य साधारण बहुमत प्रक्रिया के द्वारा माना जाएगा कि कार्यपालिका चाहे तो साधारण बहुमत प्रक्रिया के द्वारा सीमा में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्यों के भीतर, ना कि किसी दूसरे देश को देना। अगर हमें अपने क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हमें संविधान संशोधन करना ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। आर्टिकल 4 हमने पढ़ लिया है, इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और लगातार ऐसे पढ़ते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।